नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच प्रोग्राम जो प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं विदेश, वो ये संदेश भी ले जाएं कि हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि चीन के द्वारा बनाए जा रहे बांध पर कहा कि उससे हमें मुसीबत आएगी। चीन जो बांध बना रहा है उससे हमें मुसीबत आएगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका मुख्य प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव बांग्लादेश पर भी पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये जो प्रधानमंत्री ने वो डेलीगेशंस भेजे हैं, अल्लाह करे कि वो ये मैसेज भी ले जाए कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लड़ाई के हकदार हम नहीं हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, मगर अल्लाह के वास्ते ये बंद करो, बेगुनाह को मारना बंद करो। लेकिन दोनों मुल्क जो है पानी पर एक दूसरे को खींच रहे हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी रीजन बनाया, नतीजा ये है कि अब रिपोर्टेडली जो चाइना एक अलग डैम तैयार कर रहा है मोहम्मद डैम के नाम से, तो हाउ इट विल बिकम अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, तो हमें ये भी देखना है क्योंकि अभी तक उस पर टसल। ब्रह्मपुत्र जो है उसमें हमें मुसीबत आएगी, जो वो डैम बना रहे हैं। कौन? चाइना। मेन रिवर जिसको इफेक्ट होगा वो ब्रह्मपुत्र है। वो सिर्फ हिंदुस्तान को इफेक्ट करेगा, वो बांग्लादेश को भी इफेक्ट करेगा। जहां तक पानी रोकने की बात है, मैं नहीं समझता हूं हम पानी रोकेंगे, मगर हमें भी अपने लिए फायदा होना चाहिए ना। अब हम तुलबुल नेविगेशन लॉक बना रहे हैं, मकसद क्या उसका? मेरे वक्त से क्या, मेरे वालिद के वक्त से ये था, ये ट्रीटी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है कि उससे हमारे दरिया में पानी ऊपर रहेगा। जो सामान है वो क्यों नहीं रिवर से जा सकता है? सारे यूरोप में राइन में रिवर से सामान जाता है। एक दूसरा, जम्मू का हाल देखिए, इतनी पानी की कमी है मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे वक्त में 200 करोड़ का प्लान बना था कि चिनाब से हम पानी उठाएंगे, जो हम जम्मू के लोगों तक। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अपना काम में लगे थे, प्रगति की राह पर चले थे, हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती हैं। 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ, उन्होंने कहा कि अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। उसमें यहाँ तक तय हुआ कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर बांध बने हैं उनकी सफाई का काम नहीं किया जाएगा। 1960 का उन्होंने जिक्र किया और उसके लिए गेट नहीं खोले जाएंगे, ये भी इस संधि में ये बातें आई है। और 60 साल तक गेट नहीं खोले गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे उसकी क्षमता कम हो गई। क्या मेरे देशवासियों को पानी का अधिकार नहीं है? उन्होंने पूछा। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है और वहाँ पसीना छूट रहा है, पाकिस्तान में पसीने छूट रहे हैं। हमने सफाई शुरू की है, इतने में वहाँ पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे, हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए
और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, राजद नेता तेजस्वी यादव के बेटे के जन्म पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की और बधाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज परिवार में एक नए सदस्य आए हैं, पूरे बिहार और देश का प्यार मिल रहा है। जिन्होंने बधाई दी है उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से उन्होंने ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया है। देखिए, हम लोगों को बड़ी खुशी है, परिवार में एक नए सदस्य आज आए हैं और पूरा बिहार और देश के लोगों का प्यार, आशीर्वाद उनको मिल रहा है। इसके लिए मैं जिन लोगों ने बधाइयां दी हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेष तौर पे दीदी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि शुरू से ही उनको पता था और उनका पूरा सहयोग जो है इस काम में मिला है, तो दीदी को धन्यवाद देते हैं। और वो तो लोकल गार्जियन तो वही हैं, तो उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी के प्रति भी जो है हमारी आस्था है। और जब मेरी पहली बेटी हुई थी, हम चाहते थे कि मेरे पहला अगर मेरा संतान कोई हो तो बेटी हो। तो लक्ष्मी घर में आई, उसका नवरात्र के टाइम में वो पैदा हुई थी और छठे दिन माँ कात्यायनी के दिन उनका जन्म हुआ था और मेरे पिता ने नाम कात्यायनी रखा। तो अभी सब परिवार के लोग बैठे हैं और सब लोगों ने नाम को लेकर के चर्चा की है कि नाम क्या दिया जाए। तो अंत में यही फैसला हुआ है कि सब लोग जो है अपना एक एक नाम देंगे और जो हमारे पिता जो चुनेंगे उसको जो है हम लोग उसका नाम रखेंगे। आपको पूरा परिवार आया है बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, आपके साथ इस समय में तो सब लोग माता पिता हमारे आई हैं, बड़ी बहन और एक और बहन आई हैं और सब जरूर आने वाले दिनों में जरूर आएंगे, लेकिन फोन से जो है सभी लोगों से बातचीत हुई है और सब लोगों ने जो है बधाइयाँ दी है। देखिए इस पे तो पहले ही सारी बातें आ गई हैं और ये उनका निजी मामला है, इस पे हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी करना जो है वो खास बात है। हालांकि राष्ट्राध्यक्ष जी ने, लालू जी ने जो स्टैंड दिया है वही बात, उसका समर्थन करते हैं उस निर्णय का। देखिए जो उनका समर्थन, जो निर्णय उन्होंने लिया है उसका हम लोग सब लोग समर्थन करते हैं और आज के दिन कम से कम ये बात नहीं होनी चाहिए। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल 26 मई थी 2014 में 26 मई को मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। उस समय उन्होंने कहा कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, प्राकृतिक आपदा भी झेली। इसके बावजूद इतने कम समय में हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। उन्होंने कहा क्योंकि हम विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे।
हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। और एक के बाद योजनाएं। और साथियों, मैं गुजरात का ऋणी हूं। इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। यहां से मुझे जो शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, यहां से जो मैं आप सबके बीच रह करके सीख पाया, जो मंत्र आपने मुझे दिए, जो सपने आपने मेरे में संजोए, मैं उसे देशवासियों के काम आए इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश से राष्ट्रों को अवगत कराने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्यों किया गया। इसमें उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि इसमें विपक्षी सांसदों को भी शामिल किया गया। यह पूरे देश की ओर से जा रहा है, सिर्फ एक पार्टी से नहीं। बहुत अच्छी बात है। सारे विश्व को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्यों किया गया था। पाकिस्तान के जो मंशा रहती है हमेशा वो क्या है, और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो पक्ष विपक्ष सभी के सांसदों को इसमें लिया गया है। ये पूरे देश की तरफ से जा रहा है, सिर्फ एक पार्टी की तरफ से या दल की तरफ से नहीं जा रहा। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। इसी दौरान भारत जो चौथी अर्थव्यवस्था आया, जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अभी तो जापान को पीछे छोड़ा है, अभी थोड़े दिन बाद आप देखिएगा, कुछ समय बाद और भी लोगों को पीछे छोड़ेंगे हम लोग। और एक समय आएगा जब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा ये भारत, बिकॉज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इस देश में वो अभूतपूर्व। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव आज अपने बेटे तेज प्रताप यादव को निकाले हैं। उस समय वे कहाँ थे जब ऐश्वर्या से शादी हुई थी। ऐश्वर्या को घर से मारपीट कर भगा दिया गया। अगर तेज प्रताप यादव 12 साल से रिलेशनशिप में थे तो शादी ऐश्वर्या से क्यों कराई, इसका जवाब लालू प्रसाद यादव दें। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा बतला रहे हैं, जब पूछ दिया तो मैं कहना चाहता हूं। देखिए, लालू प्रसाद जी जो अपने बच्चा को आज निकाले हैं, उस समय कहाँ गए थे जिस समय ऐश्वर्या से शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई है। और ऐश्वर्या चंद्रिका प्रसाद जो वहाँ के मंत्री हैं थे, उनकी बेटी है। और दुर्गा प्रसाद राय ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित जो हमारे मुख्यमंत्री वहाँ हुए थे, उनकी पोती है। उनको मार पीट करके घर से भगा दिया गया था। उस समय उनका जज्बा कहाँ थे। ये अपने कहते हैं कि 12 बरस से किसी के साथ लिव इन रिलेशन में लोग रह रहे थे, तो शादी तो 12 बरस पहले नहीं हुई, उसके बीच में हुई। तो जब लिव इन रिलेशन में रह रहे थे तो शादी क्यों करवाया, सब कोई जानते हैं। आज ऐश्वर्या पूछ रही है कि हमारा क्या होगा, उस समय लालू जी की जज्बा कहाँ गई थी। तो इसका जवाब लालू जी को देना चाहिए। मैं समझता हूँ समाज को भी इसके बारे में सोचना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लगभग, देखिए उन्होंने क्या कहा कि लगभग 15% आदिवासी जनसंख्या का जिस तरह से धर्मांतरण हो चुका है, सबसे पहले सरकार ये करे कि जो धर्मांतरण किया जा रहा है उस पर सरकार अंकुश लगाए। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया जो भी जनजाति है, अगर वो कन्वर्जन हो जाएंगे और जिस रफ्तार से चल रहा है, अभी लगभग 15% माने ट्राइबल की पॉपुलेशन का कन्वर्जन हो चुका है, तो फिर सरना कौन लिखेगा, सरना कहाँ बचेंगे।
तो हम सरना पर चिंतित हैं, तो सरना बचे, तो उसके लिए सबसे पहले जो कन्वर्जन हो रहा है सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए, इस पर देखनी चाहिए। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया जो भी जनजाति है, अगर वो कन्वर्जन हो जाएंगे और जिस रफ्तार से चल रहा है, अभी लगभग 15% मैंने ट्राइबल की पॉपुलेशन का कन्वर्जन हो चुका है, तो फिर सरना कौन लिखेगा, सरना कहां बचेंगे? तो हम सरना पर चिंतित हैं, तो सरना बचे, तो उसके लिए सबसे पहले जो कन्वर्जन हो रहा है सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए, इस पर देखनी चाहिए। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया जो भी जनजाति है, अगर वो कन्वर्जन हो जाएंगे और जिस रफ्तार से चल रहा है, अभी लगभग 15% मैंने ट्राइबल की पॉपुलेशन का कन्वर्जन हो चुका है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में चौथे स्थान पर चला गया है और इसको लेकर उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब भारत की आर्थिक स्थिति लचर थी। नरेंद्र मोदी ने वहां से देश की आर्थिक शक्ति और सामरिक शक्ति को मजबूत करने का बेड़ा उठाया और देश के बड़े कर्जे हमने उतारे। हमारा देश अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, हम समय के साथ 5वीं पर लाए और अभी चौथे पर पहुंच गए। बहुत जल्द हम तीसरे स्थान पर होंगे। देखिए, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब भारत की आर्थिक स्थिति इतनी लचर हो गई थी, इतनी मजबूर हो गई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पे थी। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से देश की आर्थिक शक्ति को, देश की सामरिक शक्ति को मजबूत करने का बेड़ा उठाया। देश के बड़े कर्जे हम लोगों ने उतारे, निगेटिव से पॉजिटिव में आए। हमारा देश दुनिया में लार्जेस्ट इकॉनमी वाले देशों में 11वें नंबर पे होता था, हम समय के साथ 5वें पे लाए और अभी 4-5 दिन के अंदर नीति आयोग का जो एक स्टेटमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है, हम चौथे स्थान पे पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हम तीसरे स्थान पे होंगे। अब ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी हैं उनको पता नहीं अपने देश की प्रगति से क्यों इतनी चिढ़ है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो केवल किसी के कहने से नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2024 के हर स्टेटमेंट में कहा है कि हम बहुत जल्दी, जब तीसरी बार मोदी सरकार होगी तो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और हम उसमें 4+ पहुंच गए। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, बहुत जल्दी हम जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं। उसके बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष को अगर देश का ये उपलब्धि नहीं पचता है तो ये कांग्रेस की अपनी समस्या है। देश के लोग ऐसी लोगों का जवाब देंगे। सर, बस एक आखिरी सवाल कि फ्रांस में बीजेपी नेता और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ग्रुप 2 के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम यहाँ की मीडिया से मिले, बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ थे। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक स्वर में बोलने की जरूरत है। आतंकवाद से फ्रांस सहित यूरोप के बाकी देश भी पीड़ित हैं। आज हम लोग नेशनल असेंबली और सीनेट गए और वहाँ के संसद के मित्रों से और विदेश विभाग की टीम से मुलाकात की। फ्रांस में आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश काफ़ी समझा जा रहा है। हम यहाँ के मीडिया से मिले, कल बड़ी संख्या में भारतीय उपस्थित थे जो फ्रांस में हैं, पेरिस में हैं, बाकी इलाकों से भी आए थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और किस लिए ये शुरू किया गया और आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक स्वर में बोलने की जरूरत है। आतंकवाद से फ्रांस भी पीड़ित है, यूरोप के बाकी देश भी पीड़ित है, तो इसलिए आज मीडिया से इसकी चर्चा हुई
आज हम लोग जाएंगे नेशनल असेंबली और सीनेट, वहां के अपने संसद के मित्रों से, विदेश नीति, विदेश विभाग के जो टीम है उनसे मिलेंगे और बाकी इंडिया कॉकस है उससे मिलेंगे। तो फ्रांस में जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश है वो काफी समझा जा रहा है। ट्रेड एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर, टेरर एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर, और पूरी दुनिया को एक स्वर में आतंकवाद पर बोलने की आवश्यकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर कहा कि यह किसी प्रकार की तत्काल या चिंताजनक स्थिति नहीं है। यह खांसी जुकाम जैसा एक सीजनल वायरस है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारे सभी अस्पताल सजग हैं और कहीं किसी प्रकार की अनदेखी नहीं है। यह ऐसा वायरस नहीं है जिस कारण कोई चिंता या घबराहट हो। देखिए, ये किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कोविड जैसा पिछले दिनों में हमने देखा कि ये इस तरह का एक वायरल हो गया है कि जिसके कारण से केवल जैसे खांसी जुकाम आता है उसी तरह का ये सीजनल वायरस है और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। सारे हमारे हॉस्पिटल सजग हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अनदेखी है नहीं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल में स्थिति है और ऐसा वायरस नहीं है ये जिसके कारण से कोई चिंता या घबराहट हो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।